हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो लाइट होती है दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, देन इट कैन बी सेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए जो बेसिक आइडिया है दैट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? इसमें बोला गया है लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग थ्रू अ सर्किट। ओके, अब ये जो लॉ है ये हम लोगों ने एम्पियर्स सर्किटल लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। So a current in a conductor produces a magnetic field, as we know this is in Biot-Savart law. बायो-सेवर्ट लॉ में ही बात बताई गई थी कि अगर करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द करंट and the magnetic field is given by Ampere circuital law, okay, which states that the linear integral of magnetic field around any closed loop is equal to the net current mu naught times of the net current threading through the area enclosed by the loop. जितना एरिया वो लूप कवर करेगा उसमें जो करंट है उसको म्यू नॉट टाइम्स कर दें तो दैट इज लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अब करंट दो तरीके की होती है, एक होती है कंडक्शन करंट और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट वो करंट है जो कि चार्ज के फ्लो की वजह से डेवलप होती है, उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। Displacement current is the current which develops due to change in electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट डेवलप होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो जो नेट करंट होती है बेसिकली दैट इज सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। Hence we have written the current carried by the conductor due to the flow of charge is called conduction current, which is represented as IC, and the current given by this due to change in electric field is known as displacement current. So ID is epsilon naught d phi E upon dt and I is equal to IC plus ID, IC plus epsilon naught d phi E upon dt. अब ये चीज कहां से आई कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इतनी होती है, तो उसको समझने के लिए जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t with respect to t, so this is d phi E by dt 1 upon epsilon naught times of dq upon dt. So this is d phi E upon dt and rate of flow of charge is id, displacement current. So id, displacement current, can be written as epsilon naught d phi E upon dt. This is the formula for displacement current. The total current is IC plus ID. So we can write IC so this is all about the total current, conduction current, the sum of conduction current and डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ व्हाट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन? मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए चार तरीके की इक्वेशन दी थी। एक थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। एक एक करके चारों के बारे में जानेंगे। तो पहली है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरली होता है, एरियल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज enclosed by the surface. Okay, it states that the electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Mathematically it is represented like this. Similarly, Gauss law of magnetism, it states that the magnetic flux through any closed surface is zero. The difference is here areal integral of electric field is Q upon epsilon naught, but in terms of magnetic field areal integral of magnetic field is zero. It states that the magnetic flux through any closed surface is zero. Now Faraday's laws of electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडे का लॉ है वो ये बताता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। हेंस वी कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। अब यहाँ E जो है बेसिकली स्मॉल e, ये ईएमएफ या इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं। ईएमएफ या वोल्टेज एक ही बातें होती हैं।
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनके नाम अलग अलग हैं। फिलहाल इनकी यूनिट क्योंकि सेम होती है तो हम ये कह रहे हैं ईएमएफ इज काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V वो होता है E इंटू एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे मैं बात बता देता हूं आपको जरा एक बार। जनरली जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है V अपॉन एल, इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक लेंथ एक पाथ की L है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो फिर जो इनका रेशियो होगा दैट इज E। ओके, स्मॉल पार्ट के लिए अगर हम देखें इसी चीज को तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू एल फॉर स्मॉल इंड्यूस सेगमेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए किया है बिकॉज ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने लीनियर वेक्टर और मतलब पोजीशन वेक्टर जो लेंथ है उसके अलोंग जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनका आपस में स्केलर प्रोडक्ट किया हुआ है। सो thus the law states that the linear integral of electric field along a closed path is equal to the rate of change of magnetic flux through the surface bounded by any closed path. Then the fourth law is Ampere's Maxwell's circuital law. Okay, एम्पियर जो लॉ था उसी को मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने और उसी के साथ इसका नाम एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ था। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये था जो लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट हो जाता था। मैक्सवेल ने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था और बताया था कि जो करंट होती है वो बेसिकली दो फॉर्म में फ्लो होती है, वन इज कंडक्शन करंट एंड अदर इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो टोटल करंट है वो दोनों का सम होगी, दैट इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। और इसी वजह से हमने इसको IC प्लस ID के टर्म में लिखा है, इट इज म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। This is the way how we represent Ampere's Maxwell circuital law. Now, what are actually electromagnetic waves? Electromagnetic waves वो waves होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती हैं। बेसिक एक और बात समझनी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में। ट्रांसवर्स नेचर होने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी वो इन दोनों ही फील्ड के परपेंडिकुलर होगी और इसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सो द वेव्स इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली मींस इन फॉर्म ऑफ साइन कर्व, sinusoidally in mutually perpendicular direction and also perpendicular to the direction of propagation of wave, such wave can actually propagate in space without any material medium and it is known as an electromagnetic wave. यहां पे क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट को देखें, यहां पे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? This is magnetic field, this is the peak value of magnetic field. तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू होगी सेम उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की भी पीक वैल्यू होगी। और लाइट ये जो वेव है ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है, यही वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। ठीक है, सो Maxwell predicted also that the electromagnetic wave would travel in free space, okay, and it is transverse in nature. It is transverse in nature. Electromagnetic wave is transverse in nature. और एग्जाम्पल क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के? लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लॉन्ग वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल स्पेक्ट्रम एटसेट्रा। अब हम समझते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो सबसे पहले ये एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। कभी पूछा जाए हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, they are produced by accelerated charge. Second, they do not require any material medium for their propagation. ठीक है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। Then these wave travel in free space with the speed of light. ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, लाइक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्री स्पेस में। डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इसी वजह से इन्हें ट्रांसवर्स नेचर का कहा जाता है, जो मैंने भी आपको फिगर में दिखाया था। नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर्स साइनसोइडली, साइन फॉर्म में होते हैं, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। इन द फ्री स्पेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड एज E upon B is equal to C, where C is speed of light in air, and hence the next is the electric field vector is responsible effect of an electromagnetic wave and which is called as light vector। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लाइट वेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज, ये वेव्स अनचार्ज होती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाकी की वेव की तरीके एनर्जी और मोमेंटम को लेकर कैरी करती हैं। सी वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी into wavelength, we know this thing. So velocity in air is c, frequency is f, and this is lambda. So we can say f is equal to c upon lambda, that is frequency is inversely proportional to wavelength. अब क्योंकि frequency inversely proportional to wavelength है, यही वजह है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखें, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में से कैसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लॉन्ग वेव की, तो सबसे छोटी होती है गामा रेस, इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। देन दूसरे नंबर पे आती हैं एक्स रेस, फिर आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एंड देन इसके बाद आते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, देन आता है इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड आफ्टर दिस इट्स माइक्रोवेव, then radio wave, और फिर लॉन्ग वेव। ठीक है, ये हैं एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजुअल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव, शुरुआत में गामा रेस। ये है एक तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखने का, और यही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। इसका मतलब गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बट वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इनको याद रखने के लिए जो तरीका यूज होता है वो ये है, ग्रांडमा एक्स used to visit in my rare launch. So जो कैपिटल्स हैं they represents the ultraviolet spectrum waves. G is gamma, X X-ray, U ultraviolet, V visible, in infrared, M is micro, R is radio, L is long waves. So this is the way how we can remember this. Now we try to understand the transverse nature of electromagnetic wave. क्यों कहा गया कि electromagnetic waves transverse होती हैं in nature? इसको समझने के लिए हम इसको एक 3-dimensional space form करते हैं. We will obtain a 3-dimensional space like this. Let's say this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. और यहाँ पे हम एक 3-dimensional space को इमेजिन कर लेते हैं. इसकी लेबलिंग कर लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, this is the labeling of this.
नाउ लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं ये रहा है Ex, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Ex डैश, फाइन, Ex और Ex डैश, क्योंकि हम उस तरफ डायरेक्शन देख रहे हैं, और ये हमारी वेव फ्रंट की डायरेक्शन है। वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेन होता है जिस प्लेन में सभी पार्टिकल एक ही फेस पे ऑसिलेट करते हैं वेव की, ओके, अ प्लेन इन विच ऑल पार्टिकल वाइब्रेट्स एट अ सेम फेस। तो ये है वेव फ्रंट, और इसके थ्रू ट्रेवल कर रही है, मतलब वेव की ट्रेवल की डायरेक्शन इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। दिस वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू एक्स एक्सिस, फाइन। अब हमें समझना क्या होगा, एरिया वेक्टर जरा अगर हम देखें इसके, तो कौन से एरिया वेक्टर ऐसे हैं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे और कौन से पैरेलल होंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके जो बाहर की ओर आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके जो अंदर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। केवल ये जो दो एरिया वेक्टर हैं जो मैंने आपको डल येलो से बनाए हैं, इसमें आप देखें ये दोनों एरिया वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। इसका कारण क्या होगा, इससे फायदा क्या हुआ पैरेलल या एंटी पैरेलल लिखने से? अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, E डॉट dA, और आप सरफेस ले ले ABCD, लेट से ABCD प्लस E डॉट dA, 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस को एक एक करके लिख लेते हैं, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। अगली सरफेस है ABGH, देन नेक्स्ट सरफेस इज, ये वाली ले लेते हैं, ओके, EFGH, प्लस फिर हम ये इस नीचे वाली सरफेस को लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं इट इज CDEF। फिर अगली सरफेस कौन सी होगी, ये सामने वाली और एक पीछे वाली, तो ADEH, E डॉट dA, और एक पीछे की सरफेस हो गई BCFG। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनचार्ज होती हैं, तो यहां पे जो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इज 0। अब ये देखिए, इसमें से केवल दो सरफेस ABCD और EFGH, यही दो सरफेस हैं जो या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ऐसी कंडीशन में बाकी की सरफेस परपेंडिकुलर हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इफ डॉट प्रोडक्ट इज AB cos 90, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका प्रोडक्ट होगा 0। इसका मतलब जो सरफेस ABGH है, सरफेस CDEF है, सरफेस ADEH है और सरफेस BCFG है, इन सभी के लिए E डॉट A की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब हमारे पास कौन से बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं अब E डॉट dA ABCD प्लस E डॉट dA EFGH इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इस फिगर पे वापस आते हैं और समझते हैं कि करना क्या है। आप अगर इस ABCD वाले पार्ट को देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EX डैश, और एरिया वेक्टर अपोजिट है, वो एरिया वेक्टर इस तरफ है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे इसके लिए EX डैश dy dz, एरिया हो गया y एक्सिस और z एक्सिस की तरफ, इंटू cos 180, और इसी तरह से यहां लिखेंगे EFGH के लिए, EFGH के लिए EX एरिया अगेन dy dz, और ये हो गया cos 0 इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन टेक इट लाइक दिस, EX डैश dy dz cos 180 इज -1, सो मैंने यहां माइनस लिख दिया है। सो इफ इंटीग्रेशन ऑफ dy dz हम बाहर कर दें तो हमारे पास बचता है माइनस का EX डैश प्लस का
Ex इक्वल टू 0। अब ये जो एरिया है S, this dy dz can't be 0, so Ex dash minus Ex will be 0। अब यहां से दो कंडीशन बन जाती हैं। फर्स्ट इज या तो Ex डैश Ex के बराबर होना चाहिए या ये दोनों सेपरेटली 0 होने चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल ही नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होने के लिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। और इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है दिस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। और अब इस कंडीशन पे अगर हम आ जाते हैं जहां पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में वो 0 हैं, इससे पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और यही कहलाता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलर प्रोपोजिशन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज करेंगे तो ये वो भी सेम रिजल्ट ही रिप्रेजेंट करेगा कि जो वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी ट्रेवल नहीं करती है। और इसीलिए हम ये कंक्लूजन में कह सकते हैं कि the two possibilities which we have seen whether Ex dash is equal to Ex or they are separately 0, तो ये वाली का पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, स्टैटिक में डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप नहीं होगी, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट कैन नॉट बी प्रोपगेट। So the second possibility, which is Ex equal to 0 and Ex dash equal to 0, it means that there is no component of electric field is in the direction of electromagnetic wave, और इसीलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहला पार्ट है गामा रे। गामा रे में जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 1 × 10⁻⁴ से 1 × 10⁻10 मीटर होती है, जो कि सबसे कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लार्ज होती है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है इट इज बाय द ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड डिके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल, अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा रेज निकलती हैं, वहीं से इसका प्रोडक्शन हो सकता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर केमिकल रिएक्शन शो करता है, इट शोज फ्लोरेसेंस, चमक होती है इसमें, ये आयनाइज कर सकता है किसी मेटल सरफेस को, इट शोज डिफ्रैक्शन, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, ये 30 सेंटीमीटर थिक आयरन वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। इट इज चार्जलेस एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसका यूज कहां किया जाता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरे टाइप की वेव्स हैं एक्सरेज, जिनकी वेवलेंथ रेंज जो होती है वो गामा से थोड़ी ज्यादा बट फ्रीक्वेंसी रेंज गामा से कम हो जाती है। इनका प्रोडक्शन बाय सडन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये किया जाता है किसी हैवी मेटल पे टारगेट कराकर, और उसकी वजह से ये एक्स रेज डेवलप होती हैं। इसके अलावा एक और इसमें बताया गया है, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम्स, ठीक है। जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, एनर्जी को चेंज करके ऊपर जाना नीचे आना, उसकी वजह से डेवलप होती हैं। और इसकी सारी प्रॉपर्टी गामा रेस की जैसी ही होती है, बस इसकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम होती है, इसी वजह से ये बोन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा इसका यूज होता है फॉर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड क्रिस्टल, ठीक है। इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन और उसके क्रिस्टल्स और सेल्स को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है साइंस में। इसके अलावा सर्जरी में इसका यूज होता है फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, और जो ऑर्गन्स खराब हो गए हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स या स्टोन्स अगर कुछ हो गया है उसके बारे में। इसके अलावा इंजीनियरिंग में अगर आपने कोई मशीन बना ली है, उसके अंदर कहीं फॉल्ट है, कोई बबल छूट गया है, कोई क्रैक हो गया है, उसको पता करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है। जो स्किन डिजीज होती हैं लाइक कैंसर लाइक डिजीज, उनके लिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं। द थर्ड काइंड ऑफ वेव इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ रेंज एक्सरे से ज्यादा और फ्रीक्वेंसी एक्सरे से कम होती है। इसका प्रोडक्शन सन से होता है। इसके अलावा आर्क मीन जो स्पार्क्स होते हैं उसके थ्रू, वैक्यूम स्पार्क और आयनाइज्ड गैस के थ्रू इसको डेवलप किया जा सकता है। वेल्डिंग में भी आपको जो आग दिखाई देती है दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी गामा रेज जैसी हैं, बट इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है और कम हो जाती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेरिक ओजोन से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल होती है। यही वजह होती है कि कहा जाता है कि ओजोन लेयर हमें सेफ रखनी है सो दैट यूवी रेडिएशन ज्यादा ना आए, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन। इसका यूज होता है इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग। इनविजिबल राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा फॉल्स डॉक्यूमेंट, जितने जाली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए, फिंगरप्रिंट्स को देखने के लिए, और फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है। देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होती है। प्रोडक्शन इसका होता है बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस एंड इनकेडेसेंट बॉडी। इनकेडेसेंट मतलब जिनमें लाइट हो, लाइक रॉड हो गई, कोई बल्ब हो गया, इन सारी बॉडी से जो विजिबल लाइट है दैट कैन बी डेवलप्ड, दैट कैन बी प्रोड्यूस। इसकी प्रॉपर्टी होती है इट कैन शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दे क्रिएट सेंसेशन टू आवर आई। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो सेकंड बुक है आपकी फिजिक्स की, उसमें सब एज अ चैप्टर अलग अलग हैं, ओके। इसके अलावा इसका यूज होता है टू रिवील द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसका यूज होता है, इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन। देन इंफ्रारेड रेडिएशन, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसका प्रोडक्शन रेड हॉट बॉडीज के थ्रू होता है। अगर कोई बॉडी रेड हॉट है तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो प्रोडक्शन होता है बाय रोटेटिंग एंड वाइब्रेटिंग ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल्स में भी हो जाता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट को डेवलप करती है और यही वजह है ये थर्मोपाइल और बोलोमीटर एक डिवाइसेस होती हैं जो कि टेम्परेचर को रीड करने के लिए यूज की जाती हैं, सेंसिटिव होती हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव, वहां यूज की जाती हैं। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा दे कैन पेनिट्रेट थ्रू फॉग। अब ये क्योंकि फॉग को पेनिट्रेट कर सकती हैं बड़ी आसानी के साथ, यही वजह होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वारफेयर के टाइम में यूज किया जाता है टू सेंड द सिग्नल्स, ठीक है। इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट। सैटेलाइट्स में जो एनर्जी जाती है वो इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ही जाती है, ठीक है। उसमें प्लेट्स लगी होती हैं जो कि सन जो वहां पे है उससे लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड देन इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फूड। जो आप देखते हैं फूड्स आते हैं डिहाइड्रेटेड होते हैं, लाइक जो कई सारे इंस्टेंट नूडल्स आते हैं उसमें सब्जियां डिहाइड्रेट करके होती हैं, जब आप उसको बनाते हैं तो उसमें वो पूरे फॉर्म में आ जाती हैं, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसको सोलर वाटर हीटर में, सोलर कुकर में, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और इंफ्रारेड फोटोग्राफी के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि मौसम के बारे में बताया जा सके। माइक्रोवेव्स को शॉर्ट रेडियो वेव कहते हैं। इनकी वेवलेंथ रेंज इंफ्रारेड से ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसका प्रोडक्शन बाय ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स एंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स। जो एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनके थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन की होती है। पोलराइजेशन मतलब जो चारों ओर वेव जा रही है उनको एक ही पॉइंट पे पोलराइज किया जाता है। इसका यूज रडार सिस्टम में होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका एक यूज माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। देन द नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोवेव। इसकी वेवलेंथ लेकिन ज्यादा होती है माइक्रोवेव से। इसका प्रोडक्शन बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के थ्रू किया जाता है, जैसे माइक्रोवेव्स की आती है उसी तरह से। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन इसकी मेन प्रॉपर्टी है। रेडियो में, टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है, सेलुलर फोन में इसको यूज किया जाता है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, और अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। लॉन्ग वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वीक रेडिएशन फ्रॉम एसी सर्किट्स। वीक रेडिएशन फ्रॉम एसी सर्किट्स से ये प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इसके यूजेस भी सिमिलर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की तरह ही होते हैं। तो ये है हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम फिजिक्स का नेक्स्ट वॉल्यूम पढ़ेंगे जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ।
आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।